यह है CTET की EVS की आज हमारी सेकंड क्लास है, जिसकी फर्स्ट क्लास ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। आप वहां जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है NCF 2005 और NCF 2005 से ही आपके CTET की हिंदी में भी क्वेश्चंस बनते हैं, मैथ्स में भी क्वेश्चंस बनते हैं, EVS में भी क्वेश्चंस बनते हैं, आपके इंग्लिश में भी क्वेश्चंस बनते हैं और आपके साइकोलॉजी के क्वेश्चंस भी इसी से आते हैं। ये टॉपिक आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको NCF 2005 के एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाता है तो आपके लिए CTET क्लियर करना बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि CTET सारा का सारा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। NCF 2005। अब ये जो NCF 2005 है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अब ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, इस रूपरेखा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? इसकी उत्पत्ति हुई रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्होंने एक निबंध लिखा। वो निबंध इन्होंने कौन सा लिखा था? इन्होंने लिखा था सभ्यता और प्रगति, जहाँ से NCF 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति हुई है। अब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 क्या कहती है? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों की चर्चा की गई है जो बालकों को क्या और किस प्रकार पढ़ाया जाए। मतलब कि इनके कहने का अर्थ ये है, NCF 2005 में ऐसे विषयों को रखा गया है जो बालक को उसके बाहरी जीवन से जोड़ते हैं। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि बच्चे को सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ाना चाहिए। अब चलिए, यहाँ एक पॉइंट था, सॉरी वो छूट गया। हाँ, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार ज्ञान को उसके बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। अगर कोई क्वेश्चन आता है NCF 2005 से और उसमें ये ऑप्शन दे रखा है आंसर में, तो आंसर यही होगा। इसलिए मैंने बोला है आपको कि NCF 2005 का एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए तो आपके लिए CTET क्लियर करना बहुत ज़्यादा ईजी होगा। अब सेकंड चलते हैं। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। मतलब बच्चे को रट्टू तोता नहीं बनाना है, उसे उन चीज़ों को समझाना है। उसे ऐसा नहीं कि 3 + 5 बोल दिया 8 और बच्चे ने याद कर लिया। नहीं, उसे ये 3 + 5 8 क्यों होता है वो बताना है, उसे वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अब क्या कहा इन्होंने थर्ड, कि पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। जो भी सिलेबस है वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट क्लास में हाँ ये सिलेबस होता है तो बस इसे ही क्लियर कराना है, बच्चों को ये कंप्लीट कराना है। जो पाठ्यचर्या है वो बालक केंद्रित होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट जो सबसे ज़्यादा नोट करने वाला है वो क्या है कि जो सिलेबस है, या मतलब आप ये समझ लो CTET में कोई भी NCF 2005 से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन में मैक्सिमम जो आंसर होगा वो वही होगा जहां बालक की बात की जाएगी। इसमें किसे केंद्र माना गया NCF 2005 में? बालक को। किसको? बालक को। जहाँ पे वो पूरी तरह से कंफर्टेबल हो, उसका हर तरह से शारीरिक मानसिक हर तरह का विकास संभव हो।
अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। अब ये कहा गया है कि मान लो आप बच्चे को मैथ पढ़ा रहे हो। अब मैथ में आपने 2 + 2 = 4 पढ़ा दिया, नहीं आ रहा बच्चे को समझ में, तो आप क्या करोगे, उसके लिए खेल विधि का यूज़ करो कि 2 पेन हैं, 2 कॉपी हैं, आप इन्हें जोड़ के बताओ। वो चीज़ें आपको विजुअलाइज करानी है, उसे उसकी आंखों के सामने वो दिखानी होंगी। जब बच्चे के सामने वो खुद होंगी 2 पेन और 2 कॉपी, तो वो उन्हें खुद से जोड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या है, बच्चे को मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाते हैं। यही बात की गई है कि बालक को जो शिक्षा दी जानी है उसे विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। अब जैसे पर्यावरण है आपका, पर्यावरण में कोई पाठ है आपका जानवर से रिलेटेड या पेड़ पौधों से रिलेटेड, उसके लिए आप बच्चे को बाग में लेके जाइए या जू में लेके जाइए। साथ ही आप बच्चे को ये भी बोलें कि वो पेन और कॉपी साथ लेके जाए, जिससे वो वहाँ हो रही हर गतिविधि को नोट डाउन कर सके। और ये जो मैंने बात बताई है ना डायरी वाली, आपको ये आपको CTET के EVS के क्वेश्चंस में मिल सकती है और आंसर क्या होगा, यही होगा। ठीक है, कि 3-4 पॉइंट दे देगा। बच्चों को क्षेत्र भ्रमण पर लेके जाने चाहिए, हाँ लेके जाना चाहिए। दूसरा आपको पॉइंट दे देगा कि क्या बच्चों को पेन कॉपी लेके जाना चाहिए, हाँ लेके जाना चाहिए। क्यों लेके जाना चाहिए, जिससे वो वहाँ पे हो रही गतिविधियों को नोट कर सके। ठीक है, इस तरह के ऑप्शंस आपको आंसर्स में देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति विद्यार्थी को तैयार किया जाए। बच्चे के अंदर एक शिक्षक का फर्ज होता है कि वो नैतिक भावनाओं का, सामाजिक भावनाओं का विकास करे, जो आने वाले टाइम में आगे चलकर राष्ट्र को किसी तरह का सहयोग कर सकें। जैसे आप भी लोग हो, आप आज पढ़ाई कर रहे हो, हर कोई जॉब लेगा, कोई किसी फील्ड में निकलेगा, कोई किसी फील्ड में, तो आप क्या है, आने वाले टाइम में समाज को किसी ना किसी तरह से मदद करेंगे। यही क्या है, यहाँ पे इसी बात को कहा गया है कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति विद्यार्थी को तैयार किया जाए। ये सारे के सारे पॉइंट आपके इम्पॉर्टेंट हैं, इसमें से कोई एक भी पॉइंट आप मिस मत करना। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कहा गया है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसे आप, ये जो अनुभव वाली बात है, ये आपको CTET के, चाहे आपको हिंदी की पेडागोजी में मिले, मैथ्स की में मिले, इंग्लिश की में मिले, हिंदी में मिले या साइकोलॉजी में मिले, किसी में भी मिले, ये इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें अनुभव और अवसर केंद्रित बात बालक के लिए की गई हो। तो इसमें क्या कहा गया है, इन्होंने कहा है NCF 2005 का निर्माण NCERT द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, NCERT के द्वारा किया गया था। अब इसमें एक और बात जो महत्वपूर्ण है कि इस कार्य को पूर्ण करने का नेतृत्व, मतलब NCF 2005 को पूर्ण करने का जो कार्य था वो किसके नेतृत्व में किया गया था, तो वो किया गया था कृष्ण कुमार के नेतृत्व में। कृष्ण कुमार। ये क्वेश्चन CTET के लिए तो मैटर नहीं करता है, बट ये UP-TET में आपके आ सकता है। ठीक है, UP-TET की दृष्टि से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वैसे CTET में ये इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। CTET में सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो आपके लिए मैटर करता है कि आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अब इसमें क्या कहा गया है कि NCF का जो मुख्य लक्ष्य था वो क्या था, आत्मज्ञान, अर्थात विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों का अवसर देके उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। बालक को सीखने के अलग अलग अवसर देने चाहिए, जिससे क्या होता है, बच्चे को अपने आप से स्वयं ज्ञान की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ क्या कहा गया है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी की अपनी क्षमता
और कौशल होते हैं तो हर विद्यार्थी को उसे व्यक्त करने के मौके प्रदान किए जाने चाहिए। यहाँ पे NCF 2005 में ये बात कही गई है कि हर विद्यार्थी की अलग अलग पोटेंशियल होती है, अलग अलग उसके इंटरेस्ट होते हैं, तो एक टीचर का फ़र्ज़ बनता है कि वो बच्चों को उन्हें व्यक्त करने के मौके दे। अगर कोई राइटिंग में अच्छा है, उसका राइटिंग स्किल अच्छा है, तो वो उसे राइटिंग स्किल और अच्छे से डेवलप करने का मौका दे। कोई पेंटिंग में अच्छा है, कोई ड्राइंग में अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई मैथ्स में अच्छा है, तो उसे उस फील्ड में आगे बढ़ने के मौके दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख सुझाव क्या क्या हैं? तो वो क्या क्या हैं? किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। ऐसा तो नहीं कि हर प्रकार की सूचना आपके लिए ज्ञान ही हो, वो आपके लिए आगे बढ़ने में हेल्प ही करे, ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम में जैसा आप देख रहे होंगे, आप सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है साइकोलॉजी को समझने का? अपने आप से कनेक्ट करो। जैसे आप YouTube पे जाओगे तो ऐसा तो नहीं वहाँ पे हर तरह की जो नॉलेज है वो ज्ञानवर्धक ही है, कुछ नॉलेज वहाँ पे गलत भी होती है, तो वो कोई आपके लिए ज्ञान तो नहीं है। ज्ञान क्या है? जो आपको सही दिशा में लेके जाए। ज्ञान हमेशा क्या क्या होता है? जो आपको सही दिशा में लेके जाए। नेक्स्ट पॉइंट, विद्यार्थी को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि जब आप स्टूडेंट को शिक्षा दे रहे हों तो आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है कि आप अधिक से अधिक शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करें। अब जैसे आप एक शिक्षण सूत्र ले लीजिए, सामान्य से जटिल की ओर, सामान्य से जटिल की ओर। तो अब एक बात बताइए, आप वाक्य कब बनाएंगे? जब आपको शब्द आते होंगे। आप शब्द कब बनाएंगे? जब आपको अक्षर आते होंगे। अगर आपको अनार आम ही नहीं आता तो आप शब्द कैसे बनाएंगे? और जब आपको शब्द ही नहीं आते तो आप वाक्य कैसे बनाएंगे? तो क्या है यहाँ पे कि पहले सामान्य से फिर जटिल की ओर जाया जाए। ये तो हो गया हिंदी में। अब जैसे मैथ में मैं पीछे भी आपको एक उदाहरण दे चुकी हूँ, मूर्त से अमूर्त की ओर। आप बच्चे से कहने लगो कि 3 और 5 कितने होते हैं, जोड़ के बताओ, है ना? तो क्या वो बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। अब उसके लिए क्या है कि आप उसे चीज़ों को विजुअलाइज कराएं कि 3 कॉपी ये हैं, 5 कॉपी ये हैं, आप इन्हें जोड़ के बताओ। तो उसके लिए जोड़ना आसान है। फिर जब वो धीरे धीरे मूर्त चीज़ों को देख के जोड़ना सीख जाएगा तो फिर अगर आप उसके सामने कोई चीज़ नहीं भी रखेंगे तब भी वो आराम से उसे जोड़ पाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा, इसमें ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित न होकर बालक केंद्रित होनी चाहिए, जो कि मैं पीछे भी आपको बता चुकी हूँ कि NCF 2005 जो तैयार किया गया है दस्तावेज, वो किसे केंद्र मानकर किया गया है? बालक को केंद्र मानकर। तो यहाँ यही बात की गई है, जो शिक्षा है वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं बल्कि बाल केंद्रित होनी चाहिए। आप स्कूल में जो भी शिक्षा दें बच्चे को, तो ऐसा नहीं सिर्फ उसे पुस्तकी ज्ञान दे, आपको उसे बच्चे के बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाना पड़ेगा। आपको बच्चे की जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उन्हें देखना पड़ेगा। कोई बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, कोई बच्चा पढ़ने में बहुत कम है, क्योंकि क्लास में हर तरह का बच्चा होता है, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है आपको कि आपको शिक्षा को बाल केंद्रित होकर पढ़ाना पड़ेगा या उसे बाल केंद्रित शिक्षा देनी होगी। अब इसमें ये CTET के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है UP-TET के लिए, ये दोनों पॉइंट। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में भी किया गया है। मतलब संविधान में जो 8वीं अनुसूची है तो उसमें जितनी भी भाषाएं दी हैं उसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा
जो है उसका अनुवाद हर उस लैंग्वेज में है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये हिंदी लैंग्वेज में आप पढ़ रहे हो कि हाँ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 क्या क्या है। अब वही आपको पंजाबी लैंग्वेज में भी मिलेगी, इंग्लिश में भी मिलेगी, संस्कृत में भी मिलेगी, उर्दू में भी, मतलब उन सभी भाषाओं में मिलेगी जो 8वीं अनुसूची में संविधान की है। अब नेक्स्ट आप चलते हैं कि NCF 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था? यशपाल की। नेक्स्ट, ये सारे पॉइंट्स इम्पोर्टेंट हैं और इन सभी को आप अच्छे से समझें क्योंकि CTET में इस तरह के ऑप्शंस आपको दिए हुए होंगे और यही आपके आंसर होंगे। बच्चों को स्कूल से बाहर जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना चाहिए। बच्चों को स्कूल में, यहाँ स्कूल में है, बच्चों को स्कूल में बाहर जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना चाहिए। मतलब स्कूल का जो वातावरण होना चाहिए वो तनाव मुक्त होना चाहिए। बच्चे पे किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। पुस्तकालय में बच्चे को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर देना चाहिए। अगर बच्चा लाइब्रेरी में है तो ये नहीं कि आप उसे खुद से सजेस्ट कर रहे हैं कि आप ये बुक पढ़ो, बच्चे को स्वयं से पुस्तक चुनने का अवसर दो। अब नेक्स्ट क्या कहा है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दिया जाए। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि समय समय पर आप सांस्कृतिक कार्यक्रम करें, उसमें मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दें। मतलब अगर एक बार को मनोरंजन हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सौंदर्य बोध आपका इनर ब्यूटी को भी आप बढ़ावा दें। एक तरीके से सौंदर्य बोध को आप ये समझ लीजिए। महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने की कार्यक्रम आयोजित करना। अब यहाँ क्या कहा है इन्होंने कि महिलाओं के प्रति NCF 2005 में यह कहा गया है कि बच्चों को महिलाओं के प्रति आदर और जिम्मेदारी का भाव उनमें उत्पन्न करना चाहिए। उसके लिए कोई ना कोई कार्यक्रम का आयोजन आप कर सकते हैं। अब यहाँ क्या कहा है कि बालकों के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या हो। ठीक है, चहुमुखी विकास, बालक का हर तरह का विकास होना चाहिए, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, ठीक है, हर तरह का विकास होना चाहिए। जो आपकी पाठ्यचर्या है वो भी आपके चहुमुखी विकास पर आधारित होनी चाहिए। अब नेक्स्ट में क्या कहा है, सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना। समावेशी मतलब एक जैसा वातावरण तैयार करना, क्योंकि कक्षा में हर तरह का बालक होता है। कोई पढ़ने में तेज होता है, कोई पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं होता है, कोई पढ़ाई में थोड़ा कम होता है। तो बालकों के लिए एक समान वातावरण तैयार करना, साथ ही शिक्षक का यह फर्ज बनता है कि वो बच्चों में किसी भी तरह का भेदभाव ना करे। अब नेक्स्ट चलते हैं, NCF 2000 का प्रमुख सूत्र बिना भार के अधिगम। इसमें कहा गया है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका, कि बालकों को बिना भार के, मतलब उन पे किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, बिना भार के अधिगम का मतलब है उन्हें सिखाएं। अब नेक्स्ट चलते हैं, NCF 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु एक ऐसा सुगम करता है जो सूचना को अर्थ बोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक हो। एक शिक्षक जो है वो क्या करता है, वो सिर्फ ज्ञान का स्रोत ही नहीं होता है कि सिर्फ आपको ज्ञान देगा। एक टीचर का यह फ़र्ज़ बनता है कि वो उस बच्चे को, अगर किसी बच्चों को कोई चीज़ पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसे ईजी से ईजी मेथड में अलग अलग तरह से उसे समझाए, जिससे उस बच्चे के लिए उस चीज़ को पढ़ना आसान हो जाए। अब यहाँ क्या कहा है कि NCF 2005 में बच्चों के प्रति जो दृष्टिकोण है, प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति प्रकृति अलग अलग होती है। तो इसमें यहाँ यही बात की गई है, कि जो बच्चे हैं उनके प्रति टीचर का दृष्टिकोण एक समान होना चाहिए, क्योंकि बच्चों की जो सीखने की गति है और जो प्रकृति है
वो अलग होती है। गति मतलब कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चा लेट सीखता है, कोई बच्चा किसी विधि से सीखता है, कोई बच्चा किसी और विधि से सीखता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं NCF 2005 के अनुसार कक्षा 3 और 5 के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया है। कितनी थीमों में विभाजित किया गया है पर्यावरण अध्ययन को? 6 थीमों में, कक्षा 3 से 5 तक। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि जो कक्षा 3 से 5 तक की पर्यावरण की बुक हैं उसमें 6 थीम कौन कौन सी हैं? वो ये हैं: परिवार, मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा। जो चीज़ें हम बनाते और करते हैं। इसमें से आपका एक चैप्टर हो भी चुका है जो जानवरों से रिलेटेड था और पक्षियों से रिलेटेड। अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका वो या तो यात्रा से संबंधित होगा या फिर आपका भोजन का। ठीक है, NCF 2005 कंप्लीट कराने के बाद आपका देखते हैं RTE 9 2009 कराते हैं या फिर भोजन और यात्रा से, इन दोनों में से कोई एक टॉपिक कराएंगे। चलिए यहाँ चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। इसमें ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। जो 2005 के NCF से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनमें ये पॉइंट्स आपको मिलते हैं। सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए। बच्चे के लिए जरूरी है, एक टीचर के लिए एक बच्चे को पुरस्कृत करना। अगर बच्चा अच्छा काम कर रहा है तो एक टीचर का फर्ज बनता है उसे मोटिवेट करने के लिए उसे समय समय पे पुरस्कृत करें। आप उसके लिए शाबाश जैसे वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। शाबाश या बहुत अच्छा, है ना। और सजा, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को सजा देना भी ज़रूरी होता है, लेकिन सजा कितनी देनी है वो भी सीमित होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। एक टीचर का फर्ज बनता है कि वो बच्चे के अभिभावकों को भी शैक्षिक गतिविधियों में जोड़े। अगर बच्चे को आपने कोई मॉडल रेडी करने के लिए दिया तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसके पेरेंट्स को भी जोड़ें ताकि उस बच्चे को हेल्प हो सके उस मॉडल को बनाने में। नेक्स्ट 2005 बिना बोझ के शिक्षा पर जोर देता है। ये आपका सबसे ज़्यादा मोस्ट है। NCF 2005 क्या कहता है कि बच्चे को जो भी आप ज्ञान दे रहे हैं वो बिना बोझ के होना चाहिए। बच्चे पर किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। दूसरा 2005 के अनुसार बच्चों को मातृभाषा में शिक्षण कार्य दिया जाना चाहिए। क्यों? वो इस वजह से कहा गया है क्योंकि बच्चे के लिए कोई और भाषा तो वो जल्दी से नहीं सीख सकता, लेकिन मातृभाषा से वो किसी भी शिक्षण कार्य को आसानी से सीख सकता है क्योंकि मातृभाषा जन्मजात होती है। अब नेक्स्ट है हमारा शिक्षा पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक होती हैं। एक तो जो सिलेबस है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और किताबें मोटी मोटी नहीं होनी चाहिए। क्यों? उससे भी एक बच्चे के ऊपर बर्डन पड़ता है। तो ये क्या होती है? एक तरीके से बच्चे की असफलता का प्रतीक होती हैं क्योंकि हमें बच्चे को रट्टू तोता नहीं बनाना है, हमें बच्चे को चीज़ें समझानी है ताकि वो अपने जीवन में उन चीज़ों का सदुपयोग कर सके। अब मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित किया जाए। आप अगर कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपने उपदेश दे दिया, उसके लिए ज़रूरी है कि आप बच्चे के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करें जिससे बच्चा सीख सके उन चीज़ों को। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने खेल खेल में बच्चे को सिखाना होता है, तो उसके लिए क्या है कि पहले टीचर एक ऐसा वातावरण तैयार करे जिससे क्लास के बच्चे उस चीज़ को सीख पाएँ।
बच्चों को स्कूल से बाहर जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना चाहिए। पुस्तकालय में बच्चों को पुस्तक चुनने के अवसर देने चाहिए। यहाँ क्या कहा गया है कि बच्चे के लिए चाहे वो स्कूल हो या बाहर हो, एक तनाव मुक्त जीवन, तनाव मुक्त वातावरण उसे दें और साथ ही पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर भी प्रदान करें। अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ क्या कहा गया है, ये पॉइंट तो हो गया, अभी मैं पीछे भी आपको बता चुकी हूँ कि बच्चे को स्कूल से बाहर जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करें। साथ ही बच्चे को पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में अपने आप से पुस्तक चुनने का अवसर प्रदान करें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार एक शिक्षक जो होता है वो क्या करता है, एक स्टूडेंट की लाइफ में एक सुविधादाता की भूमिका निभाता है। अब सुविधादाता की भूमिका कैसे निभाता है, एक बच्चे को अपने साथ फैमिलियर करा के, एक कंफर्ट जोन देके, जिससे बच्चा शिक्षक से अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सके बिना किसी डर, बिना किसी तनाव के। और साथ ही टीचर के लिए भी बहुत इजी हो जाता है कि हाँ, बच्चे को किस चीज़ को कहाँ समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसे, उस बच्चे को वो चीज़ किस तरह से समझानी है। तो यहाँ टीचर क्या कार्य करता है, सुविधा दाता का कार्य। अब NCF 2005 की फुल फॉर्म क्या है, तो वो क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अब ये लास्ट है हमारा कि NCF 2005 किस पे बल देता है, तो वो किस पे देता है, करके सीखने पर बल देता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि NCF 2005 किस पर बल देता है, तो किस पर बल देता है, करके सीखने पर। क्योंकि करके सीखने से क्या होता है कि बच्चा गलतियां तो करेगा लेकिन वो सीख जाएगा। अब आज ये है EVS की आपकी CTET की सेकंड क्लास थी, ठीक है, जिसमें CTET की फर्स्ट क्लास EVS की ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ जाके उसे देख सकते हैं।